सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मुल्क की सियासी पारा हाई हो चुका है। एक जानिब अपोजिशन के खिलाफ नैब में बड़े केसेस चल रहे हैं, कई ज़मानतें मंजूर हो रही हैं तो कई नाम भी ECL से निकाले जा रहे हैं, तो मियाँ साहब भी जेल से बाहर हैं और उनका भी इलाज चल रहा है। दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत को सियासी और मुआशी सतह पर खासे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है। अपोजिशन को भी मनाना है और सिफारती सतह पर भी कामयाबी हासिल करनी है। अगर हम बात करें आसिफ अली जरदारी की तो उनकी और उनकी हमशीरा की जो ज़मानत क़ब्ल वक्त गिरफ्तारी थी वो मंजूर कर ली गई है। 10 अप्रैल तक की ज़मानत मंजूर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया और उसके बाद ये नोटिस जारी कर दिया गया तफ्तीशी ऑफिसर और नैब को। गो के 4 तारीख जो कि जलसा भी है, भुट्टो साहब की बरसी है और ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि ये तारीख़ी जलसा होगा और उसी दिन आसिफ अली जरदारी को नायल कराने के हवाले से समाअत भी मुकर्रर की गई है जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उस्मान डार की जानिब से दायर की गई है। तमाम तर मामलात हैं। तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का जो कारवान भुट्टो था जो कराची से शुरू हुआ था वो अब लाड़काना पहुँच चुका है। रात गए ये मार्च जो था वो लाड़काना पहुँचा। बिलावल भुट्टो अभी मौजूद है लाड़काना में ही और वहाँ पर उनकी सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो खासी कोई नज़र नहीं आती क्योंकि बताया जा रहा है कि ज़ाहिर एक लंबा मार्च था जो उन्होंने किया है, अब वो आराम कर रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने 24 मकामात पर कारकुनान से खिताब किया। खुर्शीद शाह का कहना था कि मार्च नहीं था लेकिन आवाम की मोहब्बत ने इसे मार्च बना दिया। आपको दिखाते हैं खुर्शीद शाह ने क्या कहा, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। कि ये मार्च बन गया, मार्च था नहीं। कैमरा की आंख गवाह है कि इन स्टेशनों पे, इंटीरियर में, हर जगह पे जिस तरीके से वाराना इस्तकबाल हुआ है, कोई नई बात नहीं किसी ने की या मैं परेशान हो जाऊं कि वो कहते हैं नाकाम। वो तो पुरानी हिस्ट्री है। 1 लाख लोग होते थे, स्पेशल ब्रांच लिखती थी कि सर उधर तो 70 आदमी थे। खान साहब आए, उनको किसने रोका है? बिल्कुल आए। इसी में तो मुकाबले में मजा होता है ना कि आए और लोगों को कुछ दें। आना उसके पास जिसके पास भी आए मगर कुछ दे, जैसे पीपल्स पार्टी ने लोगों को दिया है। खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन करें। बसरा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अख्तुंजार हटान साहब हमें ज्वाइन करें। अख्तुंजार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर तारिक फजल साहब हमें ज्वाइन करेंगे अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अख्तुंजार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है ट्रेन मार्च था नहीं लेकिन आवाम की मोहब्बत ने इसे ट्रेन मार्च बना दिया, क्या कहेंगे आप? कामयाब रहा ये ट्रेन मार्च? चट्टान साहब, खैरा साहब भी यही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये बात कर रही है, तो कामयाब रहा है ये? चले ट्रेन मार्च था, अवामी राब्ता मुहिम थी, ये कामयाब रहा है पीपल्स पार्टी का, तो अब आगे का लाएअमल क्या है पीपल्स पार्टी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जिस तरह के हुआ ये मार्च सारी दुनिया ने देखा और ये कोई एहतजाज नहीं था, ये कोई हुकूमत के आने का मार्च नहीं था, ये करवान था। और दूसरा ये कि हुकूमत को इसके वादे याद दिलाने थे। इलेक्शन से पहले इन लोगों ने जो कौम के साथ वादे किए थे, घरों के वादे, रोज़गार के वादे, मुख्तलिफ़ किस्म के कर्जे न लेने के वादे, IMF के पास न जाने के वादे, कि हुकूमत को यही वादे भी हम याद दिला दें। क्योंकि अपोजिशन के पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप कानूनी इदारे हैं, कौमी असम्बली है कि आपने मैंडेट लिया है और हुकूमत में आ गए हैं। इस तरह के अपोजिशन भी मैंडेट ले हैं, कौम अपोजिशन का किरदार अदा सुनती है। अच्छा, कानूनी इदारों में, सेनेट में, असम्बलियों में, कौमी असम्बली में अपोजिशन की आवाज़ को सुनते हैं। तो मेरे ख्याल में फिर अपोजिशन के पास सड़कों में पे निकल इजाज़त नहीं बनाई। लेकिन अगर आप असम्बली के अंदर आते नहीं, ऑफिसर्स नहीं आते हैं, जो लोग वो सेशन को गालियाँ देते हैं,
तो अपोजिशन के पास वही रास्ता होता है जो न कानून से बाहर है, न आइन से बाहर है, न जमहूरियत से बाहर है, कि वो आवाम के पास जाए और हुकूमत को इसके जो वादे वो याद दिलाए। आइंदा भी अगर कानूनी और आइनी इदारों हमारे तो ये हम समझते हैं कि हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता है इन चीज़ों। हमारे मुल्क में शदीद बिल्कुल सही माश बहरान है, ये धरनों से, जलसों से अगर एक हफ्ते पाकिस्तान शाहराई बंद हुई तो जो बीक का पैसा हमने लाए वो में खत्म हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते, वो तो कहेगा हमारा इसकी बिल्कुल सर, सुन सकते हैं। बिल्कुल सर, पॉइंट टेकन। असल ये मामला था कि ये लॉन्ग मार्च नहीं था, ये अवामी राब्ता मुहिम थी पीपल्स पार्टी की, जिसमें के जो वादे थे, दावे थे, उनको याद दिलाना था। बसरा साहब, क्या हुकूमत कोई दबाव महसूस कर रही है इस ट्रेन मार्च से? इसमें यह बात यह है कि अपोजिशन का ये आईनी और जमहूरी हक है कि वो लॉन्ग मार्च करें, वो ट्रेन मार्च करें, जलसे, जुलूस, धरने, जो दिल चाहता है करें। और अपोजिशन करती भी है, क्योंकि अपोजिशन का काम होता है कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, और हुकूमत का होता है कि हुकूमत हम इन चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं और किसी किस्म का प्रेशर नहीं, बल्कि हम समझते हैं कि अगर वो हमें सड़क पर आकर बता रहे हैं कि जी आपने ये कहा था, वो कहा था, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे कि जो हमने वादे किए थे आवाम के साथ, क्योंकि जो छोड़ा हुआ पाकिस्तान हमें मिला है, आप अंदाज़ा ये करें कि डेली जो हम सूद दे रहे हैं उन कर्ज़ों पे, वो 600 करोड़ रुपया डेली का सूद दे रहे हैं इनके लिए हुए कर्ज़ों पे। लेकिन बात यह है कि पहले तो मुझे नहीं समझ आती, कंफ्यूज तो खुद पीपल्स पार्टी थी, कभी इसको लॉन्ग मार्च का नाम दे रही थी, कभी कह रही थी हम एहतजाज करने जा रहे हैं, और फिर ये भी कहा गया कि लाड़काना के बाद पिंडी तक जाएंगे। तो बिल्कुल ये इनका, फिर मैं कहूँगा कि फिर इनका हक है। हमने तो बल्कि ये भी इनको कहा है कि अगर हम आपको फैसिलिटेट कर सकें, आपको हम खाना भी फराहम करेंगे, हम आपको कंटेनर चाहिए होगा वो भी मुहैया करेंगे, ट्रेन मांगी वो भी हमने इनको दी। बिल्कुल किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है सुमैया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये टैक्टिस हैं अपोजिशन के, ये टैक्टिस हैं कि इस वक्त दोनों पार्टियां जिन हालात से गुजर रही हैं। हाँ। आप देख लीजिए कि जब मियां नवाज शरीफ पे काम शुरू हुआ था तो उन्होंने भी यही किया था, उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया। नजरिया, जरूरत, ये तो हक है ना अपोजिशन का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तो अपोजिशन में रहते हुए इतना 123 दिन का धरना दिया था, तो फिर ये तो हक है, तो बस ठीक है। लेकिन अभी जरा आप लोगों को भी कुछ चैलेंजेस दरपेश है। बसरा साहब, ज़रा मुझे उस तरफ भी आने दें। ज़ाहिर है यहाँ पर 2/3 अक्सरियत नहीं है हुकूमत की, और हुकूमत को बहुत सारे मामलात में अपोजिशन को साथ है, और फौजी अदालतों का मामला भी कुछ ऐसा ही मामला है। बस सब टाइम की कमी चाहूँगी, इस मामले को हम डिस्कस कर लें। 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन फ़ौजी अदालतों में अब तक तोसी ना हो सकी है। फ़ौजी अदालतें जो कि 2 साल रही हैं, 2017 के बाद जो तोसी हुई थी वो जनवरी 4 2019 को ख़त्म हो गई, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उसके बाद तोसी करनी थी, लेकिन अभी तक ये तोसी इसलिए नहीं हो सकी है क्योंकि अपोजिशन को मनाने में या अपोजिशन को इस मामले पर बिठाने में हुकूमत अभी तक कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि इस फौजी अदालतों में तोसी करने के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, जो कि हुकूमत के पास नहीं है। इसलिए अपोजिशन को साथ बिठाना ज़रूरी है। कल भी एक इजलास हुआ जिसका बाइकॉट का कहूँ या फिर मैं ये कहूँ कि अपोजिशन ने माजरत कर ली इस इजलास में आने के लिए। बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र करती है चट्टान साहब, लेकिन जब बात होती है नेशनल सिक्योरिटी की, नेशनल एक्शन प्लान की और अमली इक़दाम करने की, फौजी अदालतों में तोसी के हवाले से ये मामला भी है, तब अपोजिशन कहाँ गायब हो जाती है? आप लोग कब बैठेंगे हुकूमत के साथ ये मामला हल करने के लिए? देखिए, आप अजीब तरह के सवाल आपने मुझसे पूछ लिया। ये तो इस तरह का अपोजिशन नहीं है। इन्होंने रोज जनाब मुहतरम को कहा कि आप कदम आए कि हर मसले में आपके साथ है, तो अपोजिशन को इस पर भी कहा कि हम कैंटीन देंगे, खाना देंगे, हम पानी देंगे, आप लोग एहतजाज करें, हमें आप उनकी जरूरत नहीं। चट्टान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अजीब सा सवाल कैसे है? सुमैया, एक सेकंड जी। अगर नियाजी साहब कह रहे हैं, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो कह रहे हैं कि मैं अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाऊंगा, आप इल्जाम लगाते हैं कि ये चोर है, ये डाकू है। जो ब्रिंग हो रहा था इंडिया के इशू पे असेंबली के अंदर
इस वजह से नहीं आया कि हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा। आप ये बता कि ये चीज ये आप जनाब मुहतरम जरदारी कि उन्होंने न किस तरीके से 5 साल जमहूरियत के तसलसल को चलाया था, किस तरह से 19 साल से जो NSC अवार्ड नहीं हुआ था, NSC अवार्ड किया, 18वीं तरमीम को बहाल किया। और मैं एक चीज शौकत बसरा साहब को अर्ज करता हूँ कि शौकत बसरा साहब, ये हमारे साथ जो हो रहा है ये हमारे साथ पहली बार नहीं हो रहा है। ये हमारे साथ सदर इसाक साहब के दौर में हुआ है, ये हमारे साथ से पुरमान के दौर में हुआ है, ये हमारे चले बसरा साहब पूछूंगी कि जटार साहब जरा बता देना, मेरे सवाल का जवाब तो दे देना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें आवाम की फिक्र है, आवाम चीख रही है। आज नौकर पेशा बंदा जो तनख्वाह लेता है, इसका कुछ तनख्वाह चला जाता है गैस के बिल में, कुछ तनख्वाह चला जाता है बिजली के बिल में, सारा महीना फिर चले आवाम का दर्द आपके दिल में है, मैंने मान लिया, लेकिन ये तो बता दें फौजी अदालतों में तोसी का मामला है, अपोजिशन बैठना नहीं चाहती है या बैठ नहीं पा रही है, क्या मामला? बैठाना अपोजिशन को बैठाना हुकूमत का काम है। अच्छा, अपोजिशन को बैठाना हुकूमत का काम है। जब हुकूमत कहते हैं कि हम हाथ नहीं मिलाते हैं तो इसके साथ लोग कैसे? कोई शर्त तो नहीं है ना अपोजिशन की, अपोजिशन की कोई शर्त तो नहीं है ना, कुछ चाह तो नहीं ना अपोजिशन नहीं है। पहले जो हमने फौजी अदालतों को मान लिया था, आज तक हमने क्या किया? जो अपनी जुडिशली सिस्टम में क्या तब्दीली लाए? क्या हम सारी जिंदगी अपने मुल्क को फौजी अदालतों से चलाएंगे? अगर फौजी अदालतों से चलाना है तो फिर अपने अदालतों को ताले लगा दी। चले ठीक है बसरा साहब, क्या क्या कुछ देना पड़ेगा ऑपोजिशन को, किस तरह मनाया जाएगा? शाह महमूद कुरैशी साहब को टास्क दिया गया है कि ऑपोजिशन को मनाया जाए, बैठा जाए, बात की जाए इस मामले पर। देखिए मिस मैया, अपोजिशन का एक अपना रोल होता है, जाहिर है कि वो दोनों तीनों पार्टियां जो अपोजिशन में हैं वो अपना रोल अदा कर रही हैं और पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो नेशनल इश्यूज हैं, जो कौमी मामलात हैं, वो फौजी अदालतों की तोसी का मामला हो, वो नेशनल इलेक्शन प्लान हो, वो इकानमी का मसला हो, वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जो नेशनल जो आवाम से तल्लक रखते हैं, उनके ऊपर सियासत करने की बजाय, दुकानदारी चमकाने की बजाय हमारी कौमी सोच होनी चाहिए। इनको जो आप फौजी अदालतों का मसला है, हम इसको लेकर आएंगे असेंबली के अंदर। हम ये समझते हैं कि जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है, आप देख लीजिए, क्योंकि फौजी अदालतें आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक गैर मामूली हालात के लिए गैर मामूली इक़दाम उठाना पड़ते हैं। मामूली हालात के लिए फौजी अदालतें बनाई गई। जब पॉइंट टेकन, और ये वही नेशनल एक्शन प्लान से बात बार ऑपोजिशन जो है वो तनकीद भी करती है हुकूमत पर। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। फौजी अदालतों में तोसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। चट्टान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं कर रही है हुकूमत, तो क्या पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत के साथ बैठेगी, इस पर बातचीत की जाएगी? अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के इस पर। देखिए जी, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, सारी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा है जब तक हुकूमत के अंदर, हुकूमत के काबीना में ऐसे लोग मौजूद हैं। अभी हम कह रहे थे कि जो निसार साहब नेशनल इलेक्शन प्लान पे अमल दरामद, लोग वही कह रहे थे कि नून लीग वाले की ये तो अपने करप्शन के केसों की वजह से और ये की वजह से और जरदारी के गिरद देरा तंग हो गया और तलवार लटक गया और इस वजह से इन लोगों की चीखें निकल रही। फिर क्वेटा कमीशन ने साबित कर दिया जो हम कुछ कह रहे थे वो सच। अभी हम कह रहे हैं अगर आप वाकई नेशनल इलेक्शन प्लान पे अपोजिशन को यकीन दिलाना चाहते हैं, दुनिया को यकीन दिलाना चाहते हैं, तो आपके इंटीरियर मिनिस्टर जिसने ये काम करना है, इनका वीडियो मौजूद है कि होती हुई किसी का बाप भी हाथ लगा सकते हैं। आपका दूसरा मिनिस्टर फरमा रही है कि अभी ऐलान करे तो मैं जिहाद पे जाने को तैयार। आपका तीसरा मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी मुझे तो उन लोगों ने, बैन तंजीमों ने अभी मैसेज किया कि आप चाहें तो हम आपके लिए अभी प्रेस रिलीज जारी कर सकते हैं। तो ऐसे में आखिर मुझे बताए कौन? लेकिन चट्टान साहब, ये तो नेशनल सिक्योरिटी पर क्या सियासत की जानी चाहिए?
मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चले सही है, मैं बसरा साहब से पूछती, बसरा साहब आ गई थी। अच्छा चले चट्टान साहब, मैं ये पूछ रही हूँ ये नेशनल सिक्योरिटी के मामला भैया मुझे 1 मिनट, इन पर सियासत क्यों की जा रही है? मैं आ रही हूँ बसरा साहब, आ रही हूँ आपकी जानिब। सियासत तो इस पे हुकूमत कर रही है। अच्छा कि ड्रामा लगा रही है कि हम लोगों को बैठा देंगे और लोगों को कह देंगे कि हम तो अमल कर रहे हैं। करना है तो अपने घर से शुरू करो, फिर अपने मिनिस्टरों को निकाल दो। चलें ये मुतालबा तो बिलावल साहब बहुत दफा कर चुके हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कुछ तो करो तो फिर लोगों को बैठाओ। चलें यानी कि ये करेंगे तो फिर आपको यकीन आएगा, वुज़रा को निकाला जाए उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी यकीन कर लेगी। जी बसरा साहब। देखिए सुमैया, पहली बात तो ये है कि 50 साल ये दोनों पार्टियां नून लीग और पीपल्स पार्टी और कुछ आमरीत ये इक़्तिदार में रहे। इन्हें पूछें कि 50 साल आप लोगों ने क्या काम किया है नेशनल एक्शन प्लान पे या कालादम तंजीमों के हवाले से। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो आए हुए 6 महीने हुए हैं और आज नेशनल एक्शन प्लान पर अगर अमल हो रहा है तो ये उसके लिए किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं या बयानात दे रहे हैं। देखिए अखवंदज़ादा साहब इतने मासूम नहीं है जितने आपको नज़र आते हैं। मैं तो सिर्फ इनसे ये कहूँगा कि खुदारा ये पाकिस्तान की वजह से आज दुनिया में पहचान है हर किसी की। पाकिस्तान के नाम पे सियासत ना करें। पाकिस्तान के नाम पर जहां पर नेशनल इश्यूज हैं जो भी किसी किस्म के हैं उसके ऊपर कौमी इत्तेफाक कराए जरूरी है। लेकिन मैं सिर्फ देखें बिलावल साहब, मैंने 25 साल उस पार्टी में काम किया है, मुझे नहीं पता बिलावल साहब के साथ कौन दुश्मनी ले रहा है कि जो उनसे ये स्टेटमेंट दिलवा दिया कि जी वो डरते हुए उनको कस्टडी में ले लिया ताकि हेलीकॉप्टर में मार गिराएं आके इंडिया के। एक मिनट नहीं 1 मिनट सुमैया 1 मिनट मुझे बताइए कि इंडिया के तमाम चैनल्स पे ये स्टेटमेंट चल रही है। अगर ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के हक में होती तो इंडिया वाले चलाते। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा बिलावल साहब नौजवान है, जोश जज्बात में या आजकल जो केसेस की परेशानी है उसकी वजह से ऐसे बयानात ना दें जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। पाकिस्तान की बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी पर एक्शन प्लान कोई समझौता नहीं होना चाहिए। एक्शन प्लान के ऊपर हम नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हमने तमाम पार्टियों को दावत दी है तो वो आए अपना इनपुट दें और जो स्ट्रेटेजी ये बनाएंगे हुकूमत उसको लेकर चलने के लिए तैयार है। पॉइंट टेकन। जी चट्टान साहब क्विकली सर, क्विकली। ये बार बार जो कह रहे थे दावत दी है, दावत किसने दी है? आप कानून देखें, इसमें लिखें कि वज़ीर आज़म दावत देगा, वज़ीर आज़म मुशावरत करेगा। ये वज़ीर दाखिला का काम नहीं है। ये आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं अपोजिशन का। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने 20 साल में अमल नहीं किया। शुरुआत से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, फाटा पेरेटा पे गवर्नमेंट खत्म हो चुका था, कराची में रोज लाशें गिरती थी, मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रही थी अस्कर पसंद मारगला के पहाड़ों तक पहुंचे हैं। आप क्या कह रहे हैं? हमारी आपके साथ थे, हमारे कितने वर्कर हमारे शहीद हुए, आपके खुद हमला नहीं हुआ, आपका कोई दुश्मन ऐसे ही है बिल्कुल। वो देता कि पाकिस्तान की चले आपने खुद कराची की बात करी सर, मुझे अपनी अगली स्टोरी की जाने वाली दहशतगर्दी का जो साथ दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी। चले ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट टेकन सर, लेकिन इस पर सियासत ना करें तो बेहतर होगा। तमाम तर जमातें मिलकर बैठें उस मसले का निकालें। शौकत बसरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और अखुंदज़ादा चट्टान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची चट्टान साहब ने तो कराची का अमन-ओ-अमान एक बार फिर सबूताज करने की कोशिश की गई दुश्मनों की जानिब से। कराची बदमनी की लहर फैलते हुए देखी कुछ अरसे में हमने, और रवा साल के दौरान यानी कि 3 माह में ही तकरीबन 79 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, ये पहले वो देखते हैं फिर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कराची में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला ना रुक सका। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दावे धरे के धरे रह गए। 2019 के पहले माह जनवरी में 21 अफराद को कत्ल किया गया। फरवरी में 38 अफराद को मौत के घाट उतारा गया, जबकि मार्च में भी मुसल्लह मुल्ज़िमान की कत्ल व गारत की वारदातों का सिलसिला जारी है। रवा माह 20 से ज़ायद अफराद को फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में निशाना बनाया जा चुका है, जबकि गुज़िश्ता साल के आखिरी माह यानी दिसंबर 2018 में 29 अफराद को फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में निशाना बनाया गया था। गुज़िश्ता जुम्मे की रोज़ मुसल्लह मुल्ज़िमान ने नीपा चौरंगी फ्लाईओवर के करीब फायरिंग करके मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी को निशाना बनाया गया। हमलावर मुल्ज़िमान की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई, मगर ताहाल किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।
इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीनुल हक साहब हैं, MNA हैं, MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब वक्त देने के लिए बोल न्यूज़ को। शुएब बर्नी हमारे साथ कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें, रिपोर्टर हैं हमारे, और इस तमाम तर सूरत हाल पर उनकी गहरी नज़र है। शुएब, गुफ्तगू आज मैं आपसे करना चाहूँगी, आपको क्या लग रहा है ये एकदम से वाक़यात हमने देखा बड़े, जिसमें अली रज़ा आब्दी का कत्ल भी है और उसके बाद मुफ्ती तकी उस्मानी पर एक कातिलाना हमला भी शामिल है? जी, जिस तरह गुज़िश्ता जुम्मे के रोज़ मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को जिस तरह से टारगेट करने की कोशिश की गई, गो के उनके मुहाफ़िज़ और ड्राइवर की बरवक्त कार्रवाई की वजह से वो महफूज रहे, लेकिन जिस तरह से हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया तो उसमें जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं, कराची पुलिस कहती है कि वो हथियार का जो गोलियों के खोल मिले हैं वो कराची में पहले यूज़ नहीं हुए, यानी उस असलहे से पहले किसी जराइम की वारदात रिपोर्ट नहीं हुई। और जिस तरह के मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी मैं फैक्ट एंड फिगर्स जो लेके आया हूँ, तो जनवरी में 21 अफराद कराची में कत्ल होते हैं, साल के पहले महीने 2019 में, फरवरी में 38 अफराद कत्ल होते हैं, और अब मार्च का महीना जारी है जिसमें 20 अफराद अभी तक जहाँ बहक हो चुके हैं। सही। इनमें बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिस पे अभी पुलिस काम कर रही है लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। गुज़िश्ता रोज़ भी एक शख्स को फेडरल एरिया में यूसुफ प्लाजा के करीब फायरिंग करके कत्ल किया जाता है, उसे निशाना बनाया जाता है। 2 रोज़ कबल शारा फैसल पे, मेन शारे फैसल पे शाम के वक्त FTC के सामने एक शख्स को गर्दन में गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है, उसके कातिलों का भी अभी तक कुछ नहीं पता चल सका। इसके साथ साथ हमने देखा कि कराची में गुज़िश्ता रोड डिफेंस में एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल किया जाता है, उसकी लाश रख के एहतजाजी मुजाहरा होता है, सनसेट बुलीवर्ड रोड रात के 1:45 बजे तक ब्लॉक रहती है, और उसके बावजूद शहर में अभी भी मुलजिमान को नहीं पकड़ा गया। जिस तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ऊपर हमला आवरों की बात कर ली जाए, CCTV के 4 से 5 फुटेजेस मीडिया पे चल चुके हैं और दर्जनों कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हासिल किए हैं। और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो वारदात की गई थी। मैं आपको यहाँ पर ज़रा आपकी बात को काटूंगी क्योंकि मुझे भी आपसे और भी सवालात करने, लेकिन इससे पहले ज़रा अमीनुल हक साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अमीनुल हक साहब, कराची में ये जो हालिया वाक़यात हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है इनकी? कराची का अमन एक बार फिर तबाह करने की कोशिश की जा रही है। देखिए समिया, ऐसा महसूस होता है कि बड़े ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से कराची के और बिलखसूस अर्बन सिंध के अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। माजी में मैं समझता हूँ रेंजर्स को उसका क्रेडिट जाता है, कानून नाफिज करने वाले को क्रेडिट जाता है कि कराची में और हैदराबाद में और मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि सूबे सिंध में किसी हद तक बेहतरी नज़र आ रही थी। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि साफ़ तौर पर कि सिंध हुकूमत की नाकामी साफ नज़र आ रही है। सिंध हुकूमत करप्शन और अपने दीगर लवाजमात में इतना ज़्यादा मसरूफ़ अमल है कि उसे लॉ एंड ऑर्डर के मामलात पर मैं समझता हूँ ध्यान नहीं दे पा रही है। हमारे सामने 4 महीने की मिसाल मौजूद है कि पूरे पाकिस्तान ने देखा था कि दिसंबर में जब MKM पाकिस्तान की तरफ से महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा का इनेकाद किया जा रहा था, उस पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। MKM के कन्वीनर और वफाकी वजीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। होना ये चाहिए था कि इसके बाद तमाम इंतज़ामिया को मुकम्मल तौर पर हरकत में आना चाहिए था और जो लोग भी इसमें मुलव्विस थे उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन सिंध हुकूमत ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। आगे बढ़ते हैं, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि अली रज़ा आब्दी को उनके घर के सामने कातिल दंदनाते फिरते हुए आए और अली रज़ा आब्दी को शहीद करके चले जाते हैं। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? एक कुछ नज़र नहीं आया। उसके बाद आप देखें कि ख्वाजा इज़हारुल हसन इस शहर के, इस सूबे के अहम तरीन लोगों में उनका शुमार होता है, कायदे हस्ब इख्तिलाफ रह चुके, और हमारा उसामा कादरी जो हमारा रुकन कौमी असम्बली, इसके ऑफिस पर हमला किया गया और वहाँ पे हमारे अमीन साहब, ये हालिया वाक़या जिसमें MKM पाकिस्तान खासी मुतासिर हुई, आप लोगों की जानिब से कोई अपील की गई सिंध हुकूमत के लिए की तरफ कि भाई कोई सिक्योरिटी फराम की जाए? इस तरह के वाक़यात जो अब तक हुए रोनुमा बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए? बिल्कुल समिया, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, और MKM पाकिस्तान ने अपना वो तीनों तरीक़ेकार अपनाया। मसलन ये कि जमहूरी तरीके से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने इस पर एहतजाज भी किया, साथ साथ हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी किए, वज़ीर आला सिंध को, गवर्नर सिंध को और तमाम मुतल्लक़ा लोगों को इस बारे में आगाह भी किया कि लाजमी तौर पे जो MKM और MKM के जो मुंतखब अराकीन असेंबली उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, और साथ साथ तीसरे तरीक़ेकार हमने असेंबली में भी उठाया। लेकिन जो तवक्कात हम सिंध हुकूमत से रखते थे, मुकम्मल तौर पर ऐसा महसूस होता है कि सिंध हुकूमत MKM पाकिस्तान को बिलखसूस सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। MKM के मरकजी ऑफिस जो भादराबाद है, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं फराम की गई है। MKM के अपने कारकुनान जो वॉलंटियर हैं वो खुद सिक्योरिटी के फ़राज़ अंजाम दे रहे हैं।
MQM के जो रुकन कौमी असम्बली है, अरकान सूबाई असम्बली, उनमें से 80 या 90% लोगों को कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई है। हम अपनी मदद आपके तहत चलते हैं। ठीक है, होना ये चाहिए था कि सिंध हुकूमत को, MQM को, जो इस सूबे के सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, उसको एहतमाद में लेना चाहिए था। MQM को भी एहतमाद में लेती, ना सिर्फ MQM को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बल्कि कराची के हर शहर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। शुएब, बिल्कुल शुएब, ये बताइएगा पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया अब तक? ये इस तरह के वाक़यात में कोई गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, कुछ पता लगाया गया कौन से ग्रोह में मुलव्विस हो सकते हैं, या ये मुल्ज़िमान कहाँ से कराची में पहुँचे और अमन ख़राब कर रहे हैं कराची का? जी देखिए, अभी तक पुलिस की जानिब से हथियारों की रिपोर्ट तो दे दी जाती है, और एक अहम चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूं कि जो हथियारों की जो असलहा यूज़ होता है, जो उसकी चलने वाली गोलियों के खोल होते हैं, उसकी फॉरेंसिक टेस्ट करवाया जाता है। वो फॉरेंसिक टेस्ट जो होता है कराची में जहाँ पे होता है, उसकी लैब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। जिसकी वजह से 3 दिन तक जो मौलाना तकी उस्मानी साहब पे जो हमला हुआ, उसकी में जो कैलिबर के वेपन यूज़ हुए, जो उसकी गोलियां चली, उसकी फॉरेंसिक नहीं हो सकी, सिर्फ उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से 3 दिन तो इस चीज़ में ज़ाया हो गए। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कराची जैसे मेगा सिटी के अंदर, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर एक आपके पास मशीन थी, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था, 3 दिन तक वेपन का फॉरेंसिक नहीं हो सका। उस 3 दिन में जो उन पे हमला आवर मुल्जिमान होंगे वो कराची छोड़ के फरार नहीं हुए होंगे क्या? बिल्कुल फरार हुए होंगे। अब पुलिस कहती है कि जो वेपन यूज़ हुए हैं उसमें 2 हथियारों से फायरिंग की गई है। जो हमने CCTV फुटेज देखी, उसमें जो फुटेज हमने देखी, उसमें 3 बाइक्स पे हमला, 3 बाइकें इस्तेमाल होती हैं, 1 गाड़ी इस्तेमाल होती है। मुल्जिमान 16 मिनट तक उनका ताक़ुब करते हैं, जो CCTV एविडेंस हमने सामने आते हुए देखा। इस तरह से वाक़यात हो रहे हैं। अब जिस तरह कराची में कल यूसुफ प्लाजा के सामने जो फायरिंग करके बंदा मारा है, वो तो बिल्कुल सड़क पे खड़ा हुआ शख्स था, उसको फायरिंग करके किया। ये वाक़यात आखिर इनकी कड़ियाँ कहाँ मिल रही हैं? ज़ाहिर पुलिस इस पर काम तो कर रही होगी, लेकिन सिंध हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है? हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MP हैं शमीम मुमताज़ साहिबा, उनसे बात करते हैं। शमीम मुमताज़ साहिबा, ये जो मामलात हम देख रहे हैं, कराची ऑपरेशन के बाद कराची का अमन बहाल हो गया था, वो एक बार फिर ख़राब होता हुआ नजर आ रहा है। सिंध हुकूमत इस हवाले से क्या काम कर रही है? कुछ MQM के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अमीनुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनका कहना है कि सिंध हुकूमत ने MQM की तमाम सी सिक्योरिटी वापस ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बात ये नहीं है कि सिर्फ इनकी सिक्योरिटी वापस हुई है, सिक्योरिटी सबसे ही वापस हुई है ना, और ये कोई सिंध गवर्नमेंट ने नहीं ली है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसके तहत कहा गया कि तमाम लोगों से जो है उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाए। तो इसमें पीपल्स पार्टी का तो कोई मामला नहीं है, या सिंध गवर्नमेंट का कोई मामला नहीं है। जहाँ तक कराची के हालात का मामला है, बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि कराची में बहुत अच्छा अमन व अमान हो गया था और बहुत अच्छी सूरत हाल कराची की हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो कुव्वतें जो नहीं चाहती हैं कि कराची का अमन बहाल रहे, उन्होंने दोबारा कसर उठाना शुरू किया है। और वो इसी तरह के वाक़यात जो हैं जगह जगह, इसके बावजूद के रेंजर भी मौजूद है और पुलिस भी मौजूद है और उस पर कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। आपने देखा अभी कल भी जो है नए कानून की बात की, कोई जो लाइसेंस है जब दिया जाएगा उससे पहले जो है वो उसके वेपन और उसकी गोलियों के खोल और वो सब रखे जाएंगे ताकि पता हो कि किसके पास कौन सा। लेकिन शमीम साहिबा, अभी हमारे नुमाइंदे शुएब बर्नी ने इस बात का इंकशाफ किया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो कि आनी थी, अभी तक जो एक कातिलाना हमला हुआ था मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर, वहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था उस लैब में, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट भी लेट हो गई। क्या ये मामला हुकूमत के इल्म में नहीं है? बिल्कुल हुकूमत के इल्म में है और इस पर ज़ाहिर है हुकूमत कहीं खामोश नहीं बैठेगी और यकीनन वो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। इसकी क्या वजह हुई है ज़ाहिर है इसके ऊपर भी बात की जाएगी। अच्छा। और वज़ीर आला साहब जो है कहीं इस बात से गाफिल नहीं है कि वो इस चीज़ को ना देखें, बहुत जल्द इस पे काम होगा इंशाल्लाह। लेकिन शमीम साहिबा, यहाँ मामला बहुत बढ़ चुके हैं। रोज़ाना हम एक वाक़या देखते हैं, कभी एक दिन में 2 वाक़यात भी हो जाते हैं। खुद अभी मार्च में तकरीबन 20 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें कई मुख्तलिफ लोग शामिल हैं। अगर इस तरह के वाक़यात बढ़ते रहेंगे तो तशवीश तो होनी चाहिए, सिंध हुकूमत को बैठ कर इस पर कोई लाएअमल बनाना चाहिए। बिल्कुल, मैंने बताया आपको कि सिंध गवर्नमेंट कहीं गाफिल नहीं की और इस पे वज़ीर आला साहब अमन अमान के हवाले से पहले दिन ठीक कर चुके हैं। अच्छा। IG साहब को भी बहुत सारी हिदायत दी जा चुकी हैं और IG साहब इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये वाक़यात नहीं होने चाहिए और जिस तरह कराची की रौनकें लौट आएंगे इनको आना चाहिए। तकी उस्मानी साहब बहुत हमारे लिए मोतबर हैं, अगर उनकी भी रिपोर्ट आने में टाइम लग रहा है तो कोई वजूहात होंगी। सबसे अहम मसला वही फॉरेंसिक का है कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट जब तक ना आए उसमें तहकीकात नहीं की जा सकती कि कौन सा असला था और कब इस्तेमाल हुआ वो। तो कराची के बारे में और पूरे सिंध के बारे में हम बिल्कुल गाफिल नहीं हैं। सिंध गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बहुत जल्द कोई ना कोई मीडिया के पास इसकी इत्तला आएगी।
बहुत शुक्रिया शमीम मुमताज़ साहिबा, MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थी। अमीनुल हक साहब, गुफ्तगू तो आपने मुलाहिजा की, अब ये मामला तो है, अब चलें सिक्योरिटी का मामला एक तरफ, लेकिन कराची का अमन व अमान कैसे बहाल होगा दोबारा से? अगर MQM पाकिस्तान के साथ भी अगर इस तरह के मामला हो रहे हैं, आम शहरियों के साथ भी हो रहे हैं, उलमाए दीन के साथ भी हो रहे हैं, तो महफूज तो फिर कोई भी नहीं है। बिल्कुल समिया, आप बिल्कुल वजह फरमा रही हैं। मेरी बहन ने जो भी पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर लेते, कहा हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। समझने की बात है कि पिछले 11 ईयर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की स्याह व सफ़ेद के मालिक है, और आज 11 ईयर के बाद ये कह रहे हैं कि हम हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 3 चीज़ों पे तुर्रा इम्तियाज़ है। नंबर 1 करप्शन, नंबर 2 निपोटिज्म और नंबर 3 फेवरेटिज्म। और जब तक सिंध के मंतखब जो इनके पीपल्स पार्टी के जो मंतखब वज़ीर हैं या मंतखब नुमाइंदे, इनके घरों से जैतून का तेल और शहद की बोतलें बरामद होती रहेंगी, सिंध कभी तरक्की नहीं कर सकता है। होना क्या चाहिए कि सिंध पुलिस को बेहतर करने के लिए सियासी मदाखलत बंद की जाए, नंबर 1। और नंबर 2 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुकामी पुलिस का तैनाती। देखिए, जब लोकल पुलिसिंग होगी तो उसे पता होगा कि लियाकताबाद में क्या हो रहा है, फेडरल बी एरिया में क्या हो रहा है, लांडी कोरंगी में क्या हो रहा है। जो लोग, ये लोगों को आप बाहर से ला के बैठाएंगे, उन्हें तो यहाँ का डायनेमिक, कराची के डायनेमिक का नहीं पता होता है। बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, अमीन साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया है। ये मेरिट की बुनियादों पर जो तैनाती है, ये बड़ा अहम मामला है। सर लास्टली बता दें, फिर मैं शुएब का भी कमेंट लूँगी। डिप्टी मेयर की तैनाती के हवाले से भी तैयारी शुरू कर दी गई है, ज़रा उस हवाले से अपना टेक दे दीजिए सर। बिल्कुल है सम्या, मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती है कि MQM पाकिस्तान ने जो आइनी, कानूनी और जमहूरी जंग लड़ रही थी, उसमें से बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हुई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिलखसूस जो लोग किसी के टेलीफोन कॉल पर और किसी के दबाव में पार्टी को छोड़ कर जा रहे थे, उनको बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसक्वालीफाई कर दिया। ऐसा ही हुआ। अब MQM पाकिस्तान यकीनन बड़ी वाज़ह अक्सरियत में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में मौजूद है, और आज और कल नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी, बल्कि कल आखिरी दिन है। आज हमने कुछ नॉमिनेशन जमा करा दिए, तकरीबन 3 लोगों की नॉमिनेशन जमा कराई गई है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि MQM पाकिस्तान का नामजद करदा डिप्टी मेयर भारी अक्सरियत से कामयाब होगा, और उसका सबसे टॉप प्रायोरिटी होगी क्या, कराची की खिदमत करना, कराची के अवाम की खिदमत करना, और बला तफरीक रंग और नस्ल और सियासी चले हम उम्मीद करते हैं कि डिप्टी मेयर के इंतखाब के बाद बिल्कुल जो कराची के जो मामलात हैं, जो कराची के मंसूबे हैं, जो कराची के मसाइल हैं, वो भी हल होंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। चलें शुएब, लास्ट आपका कमेंट, कराची ऑपरेशन के बाद मामलात बेहतर हो गए थे, अगर ये मामला दोबारा सर उठा रहे हैं तो इसकी बेसिक वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, इसकी बेसिक वजह यही है कि रेंजर्स और पुलिस ने कुछ गिरफ्त कमज़ोर की है। अच्छा। अब जैसे हमने देखा, जिस तरह पहले जिस स्पीड के साथ रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी था, गो के बहुत से लोग छुप गए, गायब हो गए, शहर छोड़ गए, दहशतगर्द या मुलजमान, उसके बाद कुछ सुस्त रवि का शिकार हुआ। यानी कि आप ये कह रहे हैं ऑपरेशन को तेज करने की ज़रूरत है? मतलब उस जो पिछली रफ्तार हम शुरू की गई थी, वो रफ्तार कम हुई, जिसकी वजह से मुलजमान सामने आए। वरना आप मुझे बताएं, कराची में एक महीने में 38 अफराद पिछले महीने मरते हैं, इस महीने अभी तक 21-22 अफराद जहाँ बहाक हो चुके हैं। तो ये मामला पहले नहीं थे, लेकिन इसके साथ साथ कराची पुलिस जो है अपना यूनिफॉर्म तब्दील करने जा रही है। हर पुलिस एहलकार को 4 नए यूनिफॉर्म मिलने वाले हैं। पंजाब वाला मामला हो गया कि पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म तो बार बार तब्दील होता रहा, लेकिन कारकर्दगी तब्दील नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब बर्नी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कराची का अमन एक बार फिर बहाल हो, ये रोशनियों का शहर, रोशनियों का शहर ही रहे, और जो दुश्मन है, जो दहशतगर्द हैं, उनको पकड़ने में हमारी हुकूमत, हमारी पुलिस और हमारी दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कामयाब हो जाएं। इसी नोट के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।